नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तारावती के पुत्र रोहितास के नाम पर बसाए गए शहर के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आज तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमने पीछे करवाए हैं सभी डिस्ट्रिक्ट आपको पसंद आए होंगे और आप इस डिस्ट्रिक्ट को भी, रोहतक डिस्ट्रिक्ट को भी उतना प्यार देंगे जितना प्यार और सहयोग आपने पिछली वीडियो पर हमें दिया है। तो आप अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ में लगातार बरकरार रखिएगा। आज हम इस वीडियो में रोहतक डिस्ट्रिक्ट के एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को बड़ी अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो आप भी हेडिंग डाल लीजिए, यहां पर हम भी हेडिंग डाल लेते हैं रोहतक। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रोहतक कब बना था, तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1966 के अंदर रोहतक बना था। जब हरियाणा बना था उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिले हुआ करते थे और उनमें एक जिला रोहतक हुआ करता था। उनमें एक जिला कौन सा हुआ करता था? रोहतक हुआ करता था। ये रोहतक जो तारावती के पुत्र रोहितास के नाम पर बसाया गया है। तारावती के पुत्र रोहितास के नाम पर, तारावती के पुत्र रोहितास के नाम पर बसाया गया शहर कौन सा है? तो आप बताएंगे रोहतक है। ये रोहतक राजनीति का पहले भी केंद्र बिंदु हुआ करता था। ये रोहतक राजनीति का कहीं ना कहीं आज भी राजनीति के अंदर स्टैंड करता है। लेकिन रोहतक से संबंधित 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जानते हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे रोहतक को नहीं जानते, जींद को। जींद के साथ में 7 जिले लगते हैं, लेकिन जींद ऑप्शन में ना आए तो आप बता देना रोहतक को। हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे जींद को। जींद के साथ में कितने जिले लगते हैं? तो आप बता देना 7। लेकिन जो रोहतक है इसके साथ में लगते हैं 6 जिले। जींद के चारों तरफ लगते हैं जिले 7, जिसके कानून से हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं। लेकिन रोहतक के चारों तरफ जिले लगते हैं 6। हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं? तो आप बता देना जींद को, और जींद ऑप्शन में ना आए तो रोहतक को। जींद ऑप्शन में ना आए तो किसे चुनेंगे आप? रोहतक को। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है बच्चे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये है कि हरियाणा का ऐसा जिला जो किसी अन्य राज्य के साथ में बाउंड्री लाइन नहीं बनाता। हरियाणा का ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो किसी अन्य राज्य के साथ में सीमा रेखा नहीं बनाता है। हरियाणा का ऐसा जिला जो किसी अन्य राज्य के साथ में सीमा रेखा नहीं बनाता। रोहतक हुआ करता था और आज भी है, लेकिन रोहतक के साथ में एक डिस्ट्रिक्ट और बन गया जिसका नाम है चरखी दादरी। हरियाणा के ऐसे 2 जिले हैं जो अन्य किसी राज्य के साथ में बाउंड्री लाइन नहीं बनाते हैं, चरखी दादरी और रोहतक। ये हरियाणा के 2 जिले ऐसे हैं जो किसी भी अदर स्टेट के साथ में नहीं लगते हैं। तो याद रखिएगा, जब हरियाणा बना था उस समय ही रोहतक बना था। 1 नवंबर 1966 को बना था। तारावती के पुत्र रोहितास के नाम पर बसाया गया शहर है रोहतक। ये रोहतक जिसके अंदर उपमंडल पड़ते हैं 3। रोहतक के अंदर उपमंडल कितने पड़ते हैं? 3। रोहतक, सांपला और महम। रोहतक, सांपला और महम ये रोहतक के अंदर उपमंडल पड़ते हैं। रोहतक के अंदर तहसील की बात करें तो रोहतक, सांपला, महम, कलानौर। रोहतक के अंदर यदि हम तहसील देखें कि कितनी तहसील है तो आप बताएंगे रोहतक, सांपला, महम और कलानौर। रोहतक, सांपला, महम और कलानौर ये रोहतक के अंदर तहसील पड़ती है। यदि हम रोहतक डिस्ट्रिक्ट की उप तहसील देखें कि रोहतक के अंदर कौन कौन सी उप तहसील है, तो आप बताएंगे रोहतक के अंदर एक उप तहसील पड़ती है लाखन माजरा। अरे बच्चे, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लाखन माजरा उप तहसील कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? तो लाखन माजरा जो उप तहसील है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है? तो आप बताएंगे रोहतक के अंदर। उसके बाद में खंड देखें, रोहतक के अंदर कौन कौन से खंड है? कलानौर, लाखन माजरा, महम, रोहतक, सांपला, ये रोहतक के खंड पड़ते हैं। कलानौर, लाखन माजरा, महम, रोहतक और सांपला।
इस रोहतक के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें पड़ती हैं? तो आप बताएंगे रोहतक के अंदर विधानसभा की 4 सीटें पड़ती है। रोहतक के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें पड़ती हैं? सीटें पड़ती है तो आप बता देना 4 सीटें पड़ती। कितनी सीटें पड़ती है रोहतक के अंदर? तो आप बता देना भैया 4 सीटें पड़ती है रोहतक के अंदर, जिसमें नाम आता महम, घड़ी सांपला, किलोई, रोहतक और कलानौर। रोहतक के अंदर विधानसभा की सीटें 4 हैं, जिसमें महम, घड़ी सांपला, किलोई, रोहतक और कलानौर। और रोहतक की जो एससी रिजर्व सीट है, उस एससी रिजर्व सीट का नाम क्या है बच्चे? तो आप बताएंगे उस एससी रिजर्व सीट का नाम है कलानौर। हरियाणा के अंदर विधानसभा की एससी रिजर्व सीटें 17 हैं। 17 में से एक जो रोहतक के अंदर पड़ती है उसका नाम है कलानौर। एक बार बोर्ड को साफ करते हैं और अब अच्छे तरीके से जहर तरीके से रोहतक डिस्ट्रिक्ट का वर्णन करेंगे, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बारे में समझेंगे। हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि आपको हरियाणा जीके की हमारी जो वीडियो है वो कैसी लग रही है, आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी जो वीडियो है ये आपको किस प्रकार की लग रही है, कितनी बेहतरीन वीडियो लग रही है, कितनी जहर वीडियो लग रही है, ये आप एक बार कमेंट करके बताएंगे ज़रूर, ठीक है ना। ये आप कमेंट करके बताएंगे ज़रूर कि हमारी हरियाणा जीके सीरीज़ आपको कितना पसंद आ रही है। और आप हमारी वीडियो को साथ के साथ में शेयर भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करेंगे। अब रोहतक डिस्ट्रिक्ट के एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले जो नाम आता है वो हम जिक्र करेंगे अस्थल भोर मठ का। अस्थल जो भोर मठ है, ये अस्थल भोर मठ कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे रोहतक के अंदर। अस्थल भोर मठ कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे रोहतक के अंदर। इस अस्थल भोर मठ की जो नींव है वो किसने रखी थी? तो आप बताएंगे चौरंगी नाथ ने। अस्थल भोर मठ की जो नींव है वो किसने रखी थी? तो आप बताएंगे चौरंगी नाथ ने। अस्थल भोर मठ की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो आप बता देना चौरंगी नाथ के द्वारा। किसके द्वारा रखी गई थी बच्चे? तो आप बताएंगे चौरंगी नाथ के द्वारा रखी गई थी। लेकिन नाथ संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है? तो आप बताएंगे गुरु गोरखनाथ को। नाथ संप्रदाय का जनक है वो किसको माना जाता है? गुरु गोरखनाथ को। गुरु गोरखनाथ किसके भगत हुआ करते थे? शिव के भगत हुआ करते थे, भगवान शिव के भगत हुआ करते थे गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ जिसके एक शिष्य हुआ करते थे जिसका नाम था मस्तनाथ, और उस मस्तनाथ की याद में मेला कहाँ पर लगता है? अस्थल भोर मठ के अंदर लगता है। बच्चे ये पॉइंट आपने क्लियर करना है, बच्चे ये पॉइंट आपने अच्छे तरीके से सीखना है कि अस्थल भोर मठ कहाँ पर पड़ता है? रोहतक में। जिसकी नींव या जिसकी स्थापना किसने की थी? गुरु गोरखनाथ ने। गुरु गोरखनाथ जो नाथ संप्रदाय है इसका जनक कौन था? तो आप बताएंगे गुरु गोरखनाथ हुआ करते थे। भाई अस्थल भोर मठ की स्थापना किसने की थी? चौरंगी नाथ ने। सॉरी, अस्थल भोर मठ की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे चौरंगी नाथ ने। लेकिन नाथ संप्रदाय का जनक गुरु कौन हुआ करता था? गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ किसका भगत था? तो भगवान शिव का भगत। लेकिन गुरु गोरखनाथ जिसके एक शिष्य का नाम था बाबा मस्तनाथ, और उस बाबा मस्तनाथ की याद में मेला कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे अस्थल भोर मठ के ऊपर। कहाँ पर लगता है? अस्थल भोर मठ के ऊपर लगता है। लेकिन 17 सितंबर 2017 तक अस्थल भोर मठ की गद्दी के ऊपर बाबा चांदनाथ बैठे हुए थे। अस्थल भोर मठ की गद्दी के ऊपर 17 सितंबर 2017 तक बाबा चांदनाथ बैठे हुए थे। लेकिन बाबा चांदनाथ की डेथ हो गई 17 सितंबर 2017 के अंदर। इसके बाद में अस्थल भोर मठ की गद्दी के ऊपर कौन बिठाए गए, या वर्तमान में अस्थल भोर मठ की गद्दी के ऊपर कौन बैठे हैं? तो आप बताएंगे बाबा बालकनाथ। कौन बैठे हैं? बाबा बालकनाथ। और ये बाबा बालकनाथ अलवर से सांसद भी है। ये बाबा बालकनाथ है, ये अलवर से सांसद भी है। याद रखिएगा, ये बाबा बालकनाथ, कभी आप छोटा बालक ही समझ जाए नहीं। बाबा बालकनाथ अस्थल भोर मठ की गद्दी के ऊपर वर्तमान में बैठा हुआ है, और ये बाबा बालकनाथ सांसद भी है अलवर से। तो ये सभी पॉइंट आपने क्लियर किए हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अस्थल भोर मठ की स्थापना चौरंगी नाथ ने की थी। नाथ संप्रदाय का जनक गुरु गोरखनाथ था। गुरु गोरखनाथ जो शिव भगवान का परम शिष्य था,
शिव भगवान का परम शिष्य हुआ करता था गुरु गोरखनाथ, लेकिन गुरु गोरखनाथ का परम शिष्य कौन हुआ करता था? बाबा मस्तनाथ। और उस बाबा मस्तनाथ की याद में बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो स्थल भोर मठ के ऊपर लगता है। स्थल भोर मठ की गद्दी के ऊपर 17 सितंबर 2017 तक बैठा हुआ था बाबा चांदनाथ। जैसे ही बाबा चांदनाथ की डेथ हुई, उसकी गद्दी के ऊपर 17 सितंबर 2017 के बाद में और वर्तमान में कौन बैठा हुआ है? बाबा बालकनाथ। और ये बाबा बालकनाथ वर्तमान में बीजेपी से सांसद भी है, और कहाँ से हैं? राजस्थान के अलवर से हैं। ये पॉइंट क्लियर है, अच्छे तरीके से क्लियर रखना है। उसके बाद में नाम आता है 1656 का। 1656 के अंदर महम की बावड़ी बनी थी। महम की बावड़ी है, ये 1656 के अंदर बनी थी। महम की बावड़ी 1656 में किसके शासनकाल के दौरान बनी थी? तो आप बताएंगे महम की बावड़ी 1656 में शाहजहाँ के शासनकाल में बनी थी। और शाहजहाँ के दरबारी कवि हुआ करते थे सुद्दो कलाल। शाहजहाँ के दरबारी कवि हुआ करते थे सुद्दो कलाल, उसने इसका निर्माण करवाया था। 1656 में महम की बावड़ी बनी। महम में 1656 में महम की बावड़ी बनी, कहाँ पर? महम में। और इस महम का पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे महेश इसका पुराना नाम है। और ये बावड़ी 1656 में शाहजहाँ के दरबारी कवि सुद्दो कलाल ने बनवाई थी। इस बावड़ी को स्वर्ग का झरना भी कहा जाता है। इस बावड़ी को स्वर्ग का झरना भी कहा जाता है। और इस बावड़ी को ही चोरों की बावड़ी भी कहते हैं। चोरों की बावड़ी के नाम से भी किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे महम की बावड़ी को। इस बावड़ी को स्वर्ग का झरना भी कहते हैं, जो शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान शाहजहाँ के दरबारी कवि सुद्दो कलाल ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? सुद्दो कलाल ने बनवाई थी। ये सभी पॉइंट क्लियर रखना आपने, ठीक है। अब आगे बढ़ते, एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं। ये सभी पॉइंट क्लियर है ना? अच्छे तरीके से बच्चे क्लियर करें, एकदम मज़ेदार तरीके से पढ़े, एकदम जहर तरीके से पढ़ेंगे, सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आज रोहतक डिस्ट्रिक्ट को हम गजब तरीके से सीखने वाले हैं। उसके बाद में नाम आता है 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रोहतक से किसने किया था? तो आप बताएंगे रोहतक से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो रांगड़ समुदाय ने किया था। रोहतक से 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांगड़ समुदाय ने किया था। रांगड़ समुदाय कौन से धर्म से संबंधित हुआ करता था? तो आप बताएंगे मुस्लिम धर्म से संबंधित हुआ करता था। कौन से धर्म से संबंधित था? मुस्लिम धर्म से संबंधित। कौन सा समुदाय? तो आप बताएंगे रांगड़ समुदाय। रांगड़ समुदाय ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? रोहतक से। पूरा का पूरा समुदाय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था 1857 की क्रांति में और रोहतक से। लेकिन अंग्रेजों से रांगड़ समुदाय जब खिलाफ लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेजों से बात बनी नहीं। तो 24 मई 1857 को एक फौजी कंपनी रोहतक पहुंचती है। 24 मई 1857 को एक फौजी कंपनी रोहतक पहुंचती है। अंग्रेजों की एक फौजी कंपनी रोहतक पहुंचती है रांगड़ समुदाय से लड़ने के लिए। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी, तो अगस्त 1857 में एक फौजी कंपनी फिर से रोहतक पहुंची। लेकिन अगस्त 1857 में जो फौजी कंपनी रोहतक पहुंची थी, वो फौजी कंपनी किसके नेतृत्व में पहुंची थी? तो आप बताएंगे हडसन के नेतृत्व में। अगस्त 1857 में जो फौजी कंपनी रोहतक पहुंची थी वो किसके नेतृत्व में पहुंची थी? तो सेनापति हडसन के नेतृत्व में। 1857 की क्रांति का वो सेनापति 1857 की क्रांति का वो सेनापति जो महेंद्रगढ़ के किले को देखकर चकित रह गया था। 1857 की क्रांति का वो सेनापति जो महेंद्रगढ़ के किले को देखकर चकित रह गया था, तो सेनापति हडसन महेंद्रगढ़ के किले को देखकर चकित रह गया था। ये पॉइंट आपने याद रखना बच्चे। 1857 की क्रांति का वो सेनापति जो महेंद्रगढ़ के किले को देखकर चकित रह गया था, कौन सा हुआ करता था? सेनापति हडसन हुआ करता था। कौन? सेनापति हडसन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है 1883 का। हरियाणा में आर्य समाज की दूसरी शाखा, हरियाणा में
आर्य समाज की जो सेकंड शाखा है, दूसरी ब्रांच है, वो कहाँ खुली थी? रोहतक में। कब खुली थी? 1883 के अंदर खुली थी सेकंड जो ब्रांच। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी में 1880 में खोली गई थी, लेकिन हरियाणा में आर्य समाज की दूसरी शाखा 1883 में खुली थी, 1883 के अंदर खुली थी। और कहाँ खुली थी? तो आप बताएंगे रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में खुली थी बच्चे? रोहतक के अंदर खुली थी, ये याद रखना है, आर्य समाज की दूसरी शाखा। उसके बाद में 1888 का क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की तीसरी शाखा, हरियाणा में कांग्रेस की जो थर्ड ब्रांच है, हरियाणा में कांग्रेस की तीसरी शाखा कहाँ पर खुली थी? रोहतक में खुली थी। हरियाणा में कांग्रेस की तीसरी शाखा रोहतक में किसके नेतृत्व में खुली थी? तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय और लाला मुरलीधर के प्रयासों से खोली गई थी। लाला लाजपत राय और लाला मुरलीधर के प्रयासों से। हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा, हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कहाँ खुली थी? तो आप बताएंगे अंबाला में लाला मुरलीधर के प्रयासों से। लेकिन दूसरी शाखा कहाँ खुली थी? हिसार में लाला लाजपत राय के प्रयासों से 1887 में। और तीसरी शाखा 1888 में कहाँ पर खुली थी? तो आप बता देना रोहतक के अंदर खुली थी। हरियाणा में कांग्रेस की तीसरी शाखा रोहतक कब खुली थी? 1888 के अंदर। उसके बाद में नाम आता है जाट गजट। जाट गजट समाचार पत्र। जाट गजट जो समाचार पत्र है ये कहाँ से निकला था? तो आप बताएंगे रोहतक से निकला था। जाट गजट समाचार पत्र रोहतक से कब निकला था? तो आप बताएंगे 1916 के अंदर निकला था। जाट गजट समाचार पत्र रोहतक से कब निकला था बच्चे? तो आप बताएंगे 1916 के अंदर निकला था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है 1914 से लेकर 18 तक, 1914 से लेकर 18 तक प्रथम वर्ल्ड वार चला हुआ था। 1914 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला हुआ था। और उस विश्व युद्ध में हरियाणा में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र कौन सा हुआ करता था? तो आप बताएंगे रोहतक। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र कौन सा हुआ करता था? तो आप बताएंगे रोहतक सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र हुआ करता था। लेकिन रोहतक से कितने सैनिक भर्ती हुए थे? 22,144। और इस सैनिक भर्ती का विरोध किसने किया था? तो आप बताएंगे पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। किसने किया था? तो आप बता देना पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। ये याद रखिएगा बच्चे, क्योंकि हरियाणा के अंदर जब प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 18, उस विश्व युद्ध के अंदर सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र रोहतक हुआ करता था। कौन सा शहर हुआ करता था? रोहतक। और उस रोहतक से कितने सैनिक भर्ती हुए थे? 22,144 सैनिक। और इस सैनिक भर्ती का विरोध किसने किया था? तो आप बताएंगे पंडित नेकीराम शर्मा ने। किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने इस सैनिक भर्ती का विरोध किया था। पंडित नेकीराम शर्मा वही शख्सियत है जिसने भिवानी से 1930 में संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। पंडित नेकीराम शर्मा वही शख्सियत है जिसने ये कहा था कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। किसने कहा था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। इसका जन्म वगैरह और इसकी डेथ वगैरह दोनों ही पॉइंट बताएंगे रोहतक जिले के प्रमुख व्यक्तियों के अंदर। रोहतक जिले के प्रमुख व्यक्ति करवाएंगे, उस समय इनसे संबंधित सभी पॉइंट हम आपसे बताएंगे, तो आप हमारे साथ में अंत तक जरूर बने रहिए। उसके बाद में नाम आता है वैसे हाई स्कूल की नींव। वैसे हाई स्कूल की नींव, वैसे हाई स्कूल की नींव महात्मा गांधी ने, वैसे हाई स्कूल की नींव महात्मा गांधी ने रोहतक में कब रखी थी? तो आप बताएंगे 1921 के अंदर। वैसे हाई स्कूल की नींव महात्मा गांधी ने रोहतक में कब रखी थी? तो आप बताएंगे 1921 के अंदर रखी थी। कब रखी थी बच्चे? 1921 के अंदर। तो आप एक बार पीछे लिख लीजिए वीडियो को बैक करके और आप बेहतरीन तरीके के नोट्स बनाएं। समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। वैसे हाई स्कूल की नींव महात्मा गांधी ने कब रखी थी? तो आप बता देना 1921 के अंदर रखी थी। कब रखी थी? 1921 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें
उसके बाद में नाम आता है 1924 और 1926। हरियाणा का पहला कॉलेज बना था। हरियाणा का पहला कॉलेज कौन सा था? तो आप बताएंगे पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा जो कॉलेज है ये हरियाणा का पहला कॉलेज। हरियाणा का पहला कॉलेज पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज कहाँ पर बना था? रोहतक में। किसी बुक में आपको 1924 में मिल जाएगा और किसी बुक में आपको 1926 में मिल जाएगा। अब आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर ये ख्याल आ रहा होगा कि दोनों ही डेट ऑप्शन में आ जाएं। तो दोनों ही डेट ऑप्शन में जिस दिन बच्चे आ जाए तो आप 1924 को चुनेंगे। 1924 हरियाणा का पहला कॉलेज पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज 1924 में बना था, 1924 में बना था। कहाँ बना था? तो आप बताएंगे रोहतक के अंदर बना था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, मार्च 1929 के अंदर, मार्च 1929 में रोहतक के अंदर, मार्च 1929 में रोहतक में किसान व मजदूर सभा का आयोजन होता है। किसान व मजदूर सभा का आयोजन होता है। मार्च 1929 में रोहतक जिले के अंदर किसान व मजदूर सभा का आयोजन होता है। मार्च 1929 में रोहतक में किसान व मजदूर सभा का आयोजन होता है, जिसका आयोजन तो किसने किया था? जिसका आयोजन तो किया था अर्जुन लाल सेठी ने। अर्जुन लाल सेठी ने। लेकिन इस सभा की अध्यक्षता किसने की थी? कहने का मतलब इस सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे मोतीलाल नेहरू। इस सभा के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? तो आप सुनेंगे मोतीलाल नेहरू को। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। मार्च 1929 में किसान मजदूर सभा का आयोजन होता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? रोहतक में। और उस किसान व मजदूर सभा का जब आयोजन होता है रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? मोतीलाल नेहरू। और उस सभा का आयोजन कौन करता है? तो आप बताएंगे उस सभा का आयोजन अर्जुन लाल सेठी ने किया था। किसने किया था बच्चे? अर्जुन लाल सेठी ने उस सभा का आयोजन किया था। ये क्लियर रखना है, किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी ने उस सभा का आयोजन किया था। उसके बाद में नाम आता है 1976 का। 1976 के अंदर MDU बना था। MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कब बनी थी? तो आप बताएंगे 1976 के अंदर, 1976 के अंदर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी बनी थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, नेक्स्ट पर्सन पूछे तो नाम आता है 8 मई 1976 का। 8 मई 1976 के अंदर हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र बना था। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र आपसे पूछ ले कि हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा है, तो आप बताएंगे रोहतक। और हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक कब बना था? भाई पूछ भी लेगा कि हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक कब बना था, तो आप बताएंगे 8 मई 1976 के अंदर हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक बना था। याद रखना है। उसके बाद में रोहतक या महम चिड़ियाघर, रोहतक या महम छोटा चिड़ियाघर कब बना था? तो आप बताएंगे 1985 और 86 के अंदर बना था। उसके बाद में नाम आता है महम सरकारी चीनी मिल या महम शुगर मिल। महम शुगर मिल है, ये कब बनी थी? तो आप बताएंगे महम शुगर मिल 1991 के अंदर बनी थी। महम सरकारी चीनी मिल या महम शुगर मिल कब बनी थी? 1991 के अंदर बनी थी। उसके बाद में नाम आता है दैनिक हरिभूमि। दैनिक हरिभूमि हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र। हरियाणा की माटी का, हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र। हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक हरिभूमि। हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक हरिभूमि कब निकला था? 1996 में निकला था। कहाँ से निकला था? तो आप बताएंगे रोहतक से निकला था। हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय जो समाचार पत्र है दैनिक हरिभूमि, ये रोहतक से निकला था।
कब निकला था? 1996 के अंदर निकला था। कब निकला था भैया? 1996 के अंदर। तो ये क्लियर है? आप इन सभी पॉइंटों को नोट कीजिए एक बार, सभी पॉइंटों को अच्छे तरीके से आप लिखिएगा, सभी पॉइंटों को अच्छे तरीके से समझिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है वो देखें। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है 2008, भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा, अरे ये वही बीडी शर्मा जो हरियाणा का पहली बार मुख्यमंत्री बना था। ये वही बीडी शर्मा जिनका संबंध बेरी से है। भीमेश्वरी देवी मंदिर भी बेरी में है, बेरी जो झज्जर के अंदर पड़ता है। और पूर्व आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग का संबंध भी बेरी से है। पूर्व आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग का संबंध भी कहाँ से है? बेरी से। और उसी बेरी के अंदर बेरी से ही हुए हैं भगवत दयाल शर्मा। और भगवत दयाल शर्मा मेडिकल कॉलेज या भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आप बताएंगे रोहतक में, जो कब बना था? 2008 में बना था। अरे पलवल भी 2008 में बना था। अरे हरियाणा शतरंज संघ का गठन भी 2008 में हुआ था। अरे भैया पंचकुला आईटी पार्क भी 2008 में बना था। अरे भैया रेवाड़ी का सैनिक स्कूल भी 2008 में बना था। हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी में। कब बना था? 2008 में बना था। उसके बाद में नाम आता है 2009 का। 2009 के अंदर रोहतक में IIM बना था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ है? तो आप बताएंगे रोहतक में। भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक में कब बना था? 2009 के अंदर बना था। उसके बाद में नाम आता है 2012 का बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो आप बताएंगे स्थल भोर मठ के ऊपर रोहतक के अंदर। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय कब बना था? 2012 में। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है बाबा मस्तनाथ शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो आप बताएंगे रोहतक में। कब बना था? तो आप ये भी बता देना 2012 के अंदर। कब बना था भैया? 2012 में। उसके बाद में 12 जनवरी 2017, 12 जनवरी 2017 राष्ट्रीय युवा दिवस कहाँ पर मनाया गया? 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस कहाँ पर मनाया गया था? रोहतक में। और जब राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2017 को रोहतक में मनाया गया था, उसी समय नेशनल बॉक्सिंग अकादमी की नींव भी रखी गई थी। उसी समय नेशनल बॉक्सिंग जो अकादमी है इसकी नींव भी रोहतक के अंदर रखी गई थी। हरियाणा के अंदर नेशनल बॉक्सिंग अकादमी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? रोहतक में है। कहाँ पर पड़ती है? रोहतक के अंदर पड़ती है। और उसी रोहतक के अंदर 12 जनवरी 2017 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और उसी समय नेशनल बॉक्सिंग अकादमी की नींव रखी थी। ये रोहतक जिले के दिनांक से, तिथि से संबंधित क्वेश्चन थे। अब आगे बढ़ते हैं रोहतक के और क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है? देखें, अगला क्वेश्चन आता है इंडो ग्रीक सिक्के। इंडो ग्रीक सिक्के जिसे आप कह सकते हैं हिंद यूनानी सिक्के। हिंद यूनानी सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो आप बताएंगे खोखरा कोट से। हिंद यूनानी सिक्के या इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो आप बता देना खोखरा कोट। और खोखरा कोट कहाँ है? तो आप बता देना रोहतक के अंदर है। उसके बाद में आपसे पूछे योद्धकालीन सिक्के। योद्धकालीन सिक्के, योद्धकालीन सिक्के हैं। ये योद्धकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो आप बताएंगे खोखरा कोट से। इंडो ग्रीक सिक्के, हिंद यूनानी सिक्के खोखरा कोट से। योद्धकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट से। लेकिन इसी बीच एग्जामिनर आपसे थोड़ी सी चतुराई दिखा दे और अब एग्जामिनर तभी पूछ ले कि ये जो योद्धकालीन मोहरे कहाँ से मिली है, तभी पूछ ले तो आप बता देना नौरंगाबाद भिवानी से। नौरंगाबाद भिवानी से। इन योद्धकालीन सिक्के खोखरा कोट से, योद्धकालीन मोहरे कहाँ से मिली हैं? तो आप बता देना नौरंगाबाद भिवानी से। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? नौरंगाबाद भिवानी से मिली है। उसके बाद में महात्मा
बुद्ध की मूर्तियां कहाँ से मिली हैं, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां कहाँ से मिली हैं, तो आप बताएंगे ब्राह्मणवास से। ब्राह्मणवास, और ब्राह्मणवास कहाँ पर पड़ता है, रोहतक से। महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली है, ब्राह्मणवास रोहतक से। उसके बाद में पूछ ले कि भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली, भाई पूछ भी ले, एग्जामिनर का क्या भरोसा है। भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है, भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो भगवान विष्णु की मूर्ति पूछे तो आप बता देना मोहनबाड़ी से। कहाँ से मिली है, मोहनबाड़ी से। और मोहन, अरे भैया ये ब्राइटनेस बहुत तेज हो जा रही है भाई, इसका भी इलाज जल्द ही करेंगे ना। भगवान विष्णु से संबंधित यदि मूर्ति पूछे आपसे कि भगवान विष्णु से संबंधित मूर्ति कहाँ से मिली, मोहनबाड़ी से। लेकिन आपसे पूछ ले कि महात्मा बुद्ध से संबंधित मूर्तियां कहाँ से मिली है, तो आप बता देना ब्राह्मणवास रोहतक से। कहाँ से, ब्राह्मणवास रोहतक से। उसके बाद में नकुल दिग्विजय के अंदर, नकुल दिग्विजय के अंदर किसका वर्णन मिलता है, तो आप बताएंगे रोहतक का वर्णन मिलता है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि बोध ग्रंथ दिव्यावदान में किसका वर्णन मिलता है। बोध ग्रंथ दिव्यावदान में अग्रोहा और रोहतक का वर्णन मिलता है। किसका, अग्रोहा एंड रोहतक का वर्णन मिलता है। बोध ग्रंथ दिव्यावदान में अग्रोहा और रोहतक का वर्णन मिलता है। क्लियर है ना बच्चे, क्लियर रखिएगा। नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है, बोध ग्रंथ दिव्यावदान में अग्रोहा और रोहतक का वर्णन मिलता है। किसका, अग्रोहा और रोहतक का वर्णन मिलता है। ये सभी पॉइंट आपने सटीक भाषा में, समझदार भाषा में याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, तीसरी शताब्दी के अंदर योद्धियों का बोलबाला कहाँ हुआ करता था। तीसरी शताब्दी में योद्धियों का जो बोलबाला हुआ करता था, तीसरी शताब्दी में योद्धियों का बोलबाला कहाँ हुआ करता था, तो आप बताएंगे रोहतक में। या ये कह सकते हैं कि तीसरी शताब्दी में रोहतक में किसका बोलबाला हुआ करता था, योद्धियों का बोलबाला। तीसरी शताब्दी में रोहतक में किसका बोलबाला हुआ करता था, तो आप बताएंगे योद्धियों का बोलबाला हुआ करता था। किसका बोलबाला हुआ करता था, योद्धियों का। क्लियर है ना। ये सभी पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रखिएगा, एकदम जहर तरीके से क्लियर रखिएगा, एकदम मस्त तरीके से ये सभी पॉइंट क्लियर रखें। यदि आपने याद नहीं किए हैं या नहीं लिखे हैं तो वीडियो को आप बैक करके लिख भी सकते हैं। क्लियर है। अब हम देखेंगे रोहतक के जो प्रमुख मंदिर है उसमें। तो रोहतक के अंदर सबसे पहले नाम आता है शिव मंदिर। शिव मंदिर कहाँ है, तो आप बता देना गढ़ी सांपला किलोई के अंदर। गढ़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर पड़ता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट मंदिर आता है वो आता है ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर। ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर। ये ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर कहाँ है, रोहतक में। ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर रोहतक में है। शिव मंदिर किलोई रोहतक में पड़ता है, घड़ी सांपला किलोई के अंदर। और उसके बाद में नाम आता है दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर कहाँ पर पड़ता है, तो आप बताना रोहतक में। दुर्गा मंदिर कहाँ पर पड़ता है, रोहतक में। इस मंदिर का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री ने किया था। किसने, लाल बहादुर जो शास्त्री की पत्नी हुआ करती थी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री ने, या ललिता शास्त्री ने किया था। ये याद रखिएगा। दुर्गा मंदिर कहाँ पर पड़ता है, तो आप बताएंगे रोहतक में। इस मंदिर का शिलान्यास या इस मंदिर की नींव किसने रखी थी, तो आप बताएंगे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री ने इस मंदिर की नींव रखी थी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद में बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है। बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ लगता है, रोहतक में। बाबा जमना दास का मेला कहाँ लगता है, जमना दास का मेला कहाँ लगता है, रोहतक में। उसके बाद में दुल्ला माहोल्ला का मेला कहाँ लगता है, दुल्ला माहोल्ला का मेला कहाँ लगता है, रोहतक में। उसके बाद में आप बता देना शिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है, तो घड़ी सांपला किलोई के अंदर। घड़ी सांपला किलोई के अंदर शिवरात्रि का प्रसिद्ध मेला लगता है। पहला क्वेश्चन, बाबा मस्तनाथ का मेला, बाबा जमनादास का मेला, दुल्ला माहोल्ला का मेला और शिवरात्रि का मेला
कहाँ कहाँ पर लगता है या कहाँ लगता है, तो आप बता देना रोहतक के अंदर। कहाँ पर बताएंगे? रोहतक के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, क्या पॉइंट है? बांग्ला साहिब गुरुद्वारा। बांग्ला साहिब जो गुरुद्वारा है, बांग्ला साहिब जो गुरुद्वारा है, ये कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे रोहतक में। गुरुद्वारा मांझी साहिब भी कहाँ है? तो आप बताना रोहतक में। उसके बाद में पूछेगा गुरुद्वारा लाखन माजरा कहाँ है? अरे ये 3 गुरुद्वारे पड़ते हैं भैया। गुरुद्वारा लाखन माजरा रोहतक में, गुरुद्वारा मांझी साहिब रोहतक में, गुरुद्वारा बांग्ला साहिब रोहतक में। कहने का मतलब 3 के 3 गुरुद्वारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं? तो आप बताएंगे रोहतक में। उसके बाद में लाल मस्जिद। लाल मस्जिद कहाँ है? रोहतक में। काजी मस्जिद कहाँ है? रोहतक में। दीनी मस्जिद कहाँ है? रोहतक में। और शीशे वाली मस्जिद कहाँ है? तो आप बता देना रोहतक में। शीशे वाली मस्जिद पूछे तो आप रोहतक बता देना। दीनी मस्जिद पूछे तो आप रोहतक बता देना। काजी मस्जिद पूछे तो आप रोहतक बता देना। और लाल मस्जिद पूछे तो आप रोहतक और रेवाड़ी बता देना। लाल मस्जिद हरियाणा में 2 स्थानों के ऊपर पड़ती है, एक रोहतक में भिवानी स्टैंड के ऊपर, और एक लाल मस्जिद रेवाड़ी के अंदर भी पड़ती है। रेवाड़ी की लाल मस्जिद एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनी थी? तो रेवाड़ी की लाल मस्जिद है ये अकबर के शासनकाल के दौरान। किसके शासनकाल के दौरान बनी थी? अकबर के शासनकाल के दौरान बनी थी। कौन सी मस्जिद बनी थी अकबर के शासनकाल में? तो आप बताएंगे रेवाड़ी की लाल मस्जिद। और कब बनी थी? तो आप बता देना 1570 के अंदर। रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है वो अकबर के शासनकाल के दौरान बनी थी। कब बनी थी? 1570 में। वरना लाल मस्जिद तो रोहतक में भी है, भिवानी स्टैंड के ऊपर। काजी मस्जिद जिसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है, एक दीनी मस्जिद और एक शीशे वाली मस्जिद है। ये सभी मस्जिद कहाँ पर पड़ती है? तो आप बताएंगे रोहतक में पड़ती है। उसके बाद में नाम आता है तिलियार पर्यटन स्थल। तिलियार पर्यटन स्थल कहाँ है? तो आप बता देना रोहतक में। गौकर्ण तालाब कहाँ है? गौकर्ण तालाब कहाँ है? तो आप बता देना रोहतक में। तिलियार पर्यटन स्थल और गौकर्ण तालाब दोनों ही कहाँ पर पड़ते हैं? तो आप बता देना रोहतक के अंदर पड़ते हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं भैया? रोहतक के अंदर पड़ते हैं। ये पॉइंट सभी क्लियर है ना? लाल मस्जिद कहाँ पर पड़ती है? रेवाड़ी में। और कहाँ पर पड़ती है? तो आप बता देना ये पड़ती है वहीं पर। ये सभी पॉइंट आप याद रखें, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंटों को बड़ी बारीकी से क्लियर करते हैं। आपने यहाँ तक लिख लिया तो एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप लिख लें भाई, ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से एक बार लिख लें, उसके बाद में एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से क्लियर करेंगे। अब कुछ ही पॉइंट बचे हुए हैं, प्रमुख व्यक्ति बचे हुए हैं। प्रमुख व्यक्ति भी भाई साहब इंपॉर्टेंट है रोहतक डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है ना। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। रोहतक के जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो भी काफी मात्रा में इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में भी हम अच्छे तरीके से ही पढ़ेंगे। देखें, उसके बाद में नाम आता है मैना पर्यटन स्थल। मैना पर्यटन स्थल कहाँ है? तो मैना पर्यटन स्थल भी रोहतक के अंदर है। उसके बाद में पूछे कि काला हिरण उद्यान कहाँ है? तो आप बता देना रोहतक में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा रेवड़ी और गज्जक का उत्पादन कहाँ होता है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा रेवड़ी और गज्जक का उत्पादन है रोहतक में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर कहाँ पर मिलता है? हरियाणा में चूना पत्थर नामक खनिज सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? रोहतक में। लेकिन रवेदार चूना कहाँ मिलता है? अंबाला में। चूना पत्थर कहाँ मिलता है? रोहतक के अंदर मिलता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है? रोहतक के अंदर मिलता है। तो ये सभी पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखें। हरियाणा में सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन कहाँ होता है? तो आप बता देना कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो आप बताएंगे रोहतक के अंदर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है भैया? रोहतक में सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन। उसके बाद में राज्य फिल्म व टीवी संस्थान, राज्य फिल्म व टीवी जो संस्थान है वो कहाँ है? तो आप बता देना रोहतक में। राज्य फैशन डिजाइनिंग संस्थान, राज्य फैशन डिजाइनिंग संस्थान। राज्य व्यावसायिक
महिला प्रशिक्षण संस्थान, राज्य व्यावसायिक महिला प्रशिक्षण संस्थान भी कहाँ है तो आप बता देना रोहतक में। राज्य फिल्म व टीवी संस्थान, राज्य फैशन डिजाइनिंग संस्थान, राज्य व्यावसायिक महिला प्रशिक्षण संस्थान भी कहाँ पर पड़ते हैं? राज्य व्यावसायिक महिला प्रशिक्षण संस्थान भी कहाँ पर पड़ता है तो आप बताएंगे रोहतक में। और अब हम रोहतक डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख व्यक्तियों का जिक्र करेंगे। प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बड़े जहर तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। एक बार इस बोर्ड को साफ कर देते हैं, आपने नहीं लिखा है तो तुरंत लिख लें, क्योंकि प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित काफी पॉइंट बनेंगे। कौन से डिस्ट्रिक्ट से बनेंगे? रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। तो ठीक है, एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं। प्रमुख व्यक्तियों में, रोहतक के प्रमुख व्यक्तियों में जो सबसे पहले नाम आता है वो सर छोटूराम का नाम आता है। सर छोटूराम, सर छोटूराम जिसका जन्म जो हुआ था सर छोटूराम का, वो हुआ था 24 नवंबर 1881 में। 24 नवंबर 1881 घड़ी सांपला, 24 नवंबर 1881 घड़ी सांपला किलोई रोहतक में, घड़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर इनका जन्म होता है सर छोटूराम का 24 नवंबर 1881 में। सर छोटूराम जिसका वास्तविक नाम क्या हुआ करता था? रिछपाल। सर छोटूराम जिसका वास्तविक नाम, जिसे लोग बाग किस नाम से जानते थे तो आप बताएंगे रिछपाल के नाम से। किस नाम से जाना जाता था सर छोटूराम तो आप बता देना रिछपाल के नाम से जाना जाता था। कौन? सर छोटूराम। इस सर छोटूराम ने, इन्होंने, इसके लिए तो हम इस प्रयोग नहीं कर सकते, सम्मानीय व्यक्ति है सर छोटूराम। इन्होंने 1910 में आगरा कॉलेज से वकालत की पढ़ाई पूरी की। 1912 में इन्होंने वकालत की शुरुआत की। 1912 के अंदर इन्होंने वकालत की शुरुआत की थी। 1913 में सर छोटूराम ने जाट आर्य वैदिक हाई स्कूल की नींव रोहतक में रखी। जाट आर्य वैदिक हाई स्कूल, जाट आर्य वैदिक हाई स्कूल रोहतक में है, जिसकी नींव कब रखी गई थी? 1913 में। और किसने रखी थी तो आप बताएंगे सर छोटूराम ने। किसने रखी थी बच्चे? सर छोटूराम ने। उसके बाद में 1914 में सर छोटूराम को राव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। राव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1916 में सर छोटूराम ने जाट गजट समाचार पत्र निकाला। 1916 में सर छोटूराम ने जाट गजट समाचार पत्र निकाला। 1924 में सर छोटूराम ने जमींदारी लीग बनाई। सर छोटूराम ने जमींदारी लीग जमींदारों के लिए कब बनाई थी? 1924 में। सर छोटूराम को 1927 में राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर छोटूराम को राय बहादुर, अरे भैया ये राव बहादुर है जो 1914 में मिली थी, और ये राय बहादुर है जो सर छोटूराम को कब मिली थी? तो 1927 के अंदर मिली थी। सर छोटूराम को 1927 में राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर छोटूराम ने 1933 में भाखड़ा बांध का कार्य शुरू करवाया था। ये सर छोटूराम जिसको सर की उपाधि कब मिली थी तो आप बताएंगे 1937 में इनको सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये सर छोटूराम जिसने किसानों के लिए मार्केटिंग बोर्ड, सर छोटूराम ने किसानों के लिए मार्केटिंग बोर्ड कब बनाया था? आपसे पूछेगा एग्जामिनर, आपने भी बताना है कि सर छोटूराम ने किसानों के लिए मार्केटिंग बोर्ड बनाया था 1938 में। और महात्मा गांधी और C.F. एंड्रयूज, महात्मा गांधी और C.F. एंड्रयूज ने मिलकर सर छोटूराम को दीन बंधु की उपाधि से नवाजा था। महात्मा गांधी और किसने? C.F. एंड्रयूज ने सर छोटूराम को दीन बंधु की उपाधि से नवाजा था। और ये दीन बंधु की उपाधि है, ये सर छोटूराम को कब दी गई थी दीन बंधु की उपाधि? तो आप बताएंगे ये उपाधि इनको 1943 के अंदर दी गई थी। दीन बंधु की उपाधि से कब नवाजा गया था? 1943 में। दीन बंधु की उपाधि कब दी गई थी? तो 1943 में। किसने दी थी? महात्मा गांधी और C.F. एंड्रयूज ने, दोनों व्यक्तियों ने मिलकर सर छोटूराम को दीन बंधु की उपाधि दी थी। तो ये सभी पॉइंट सर छोटूराम से संबंधित, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में लिख भी सकते हैं। वीडियो को बैक करके भी आप लिख लें, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में नाम आता है प्रमुख व्यक्ति का, जिसमें नाम आता है पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा जिसका जन्म रोहतक के कैलंगा गांव में। पंडित नेकीराम शर्मा
पंडित नेकीराम शर्मा के पॉइंट की बात करें तो पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म रोहतक के कैलंगा गांव में 1887 में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? कैलंगा गांव में हुआ था। ये वही पंडित नेकीराम शर्मा है जिसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम वर्ल्ड वार के दौरान सैनिक भर्ती का विरोध किया था। और रोहतक के अंदर जो सैनिक भर्ती हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, उसमें 22,144 सैनिक भर्ती हुए थे। और उस सैनिक भर्ती का विरोध पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। और वो पंडित नेकीराम शर्मा जिनका संबंध रोहतक से था, जिनका जन्म 1887 में रोहतक के कैलंगा गांव में हुआ था। ये पंडित नेकीराम शर्मा जो 1916 के अंदर बाल गंगाधर तिलक के स्वराज अभियान के सदस्य बने थे। इन्होंने 1930 में भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था और इनकी डेथ 1956 में हुई थी। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी कब बनी थी? 1956 में ही बनी थी। उसके बाद में ममता खरब जिसे गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, गोल्डन गर्ल के नाम से भी किसे जाना जाता है? ममता खरब। 2002 के अंदर जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, 2002 के अंदर जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, उनमें जो गोल हुआ था वो ममता खरब की वजह से ही हुआ था। अंतिम जो गोल हुआ था ये ममता खरब की वजह से ही हुआ था। और गोल्डन गर्ल है और इनका संबंध कहाँ से है तो आप बता देना, रोहतक से है। इनका संबंध कहाँ से है? रोहतक से। उसके बाद में नाम आता है राम मेहर सिंह। राम मेहर सिंह जो कबड्डी के खिलाड़ी है तो आप बता देना, कबड्डी खिलाड़ी जो रोहतक से है। उसके बाद में नाम आता है नसीब कुंडू जिसका संबंध चंद्रावल फिल्म से है। चंद्रावल फिल्म में अभिनेता हुआ करते थे नसीब कुंडू। उसके बाद में नाम आता है जो अपना है ना रणदीप हुड्डा जिसका संबंध अभिनय से है। रणदीप हुड्डा जिसका संबंध अभिनय से है। इनका संबंध भी कहां से है? रोहतक से। रणदीप हुड्डा ने 2002 के अंदर एक फिल्म आई थी मानसून वेडिंग फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की थी रणदीप हुड्डा ने। उसके बाद में नाम आता है जसविंदर नरूला जिसका संबंध किससे है तो आप बताएंगे गायन से संबंधित है। साक्षी मलिक जिसका संबंध मोखरा रोहतक से है। साक्षी मलिक जिसका संबंध किससे? मोखरा रोहतक से। जो किससे संबंधित है तो आप बताएंगे कुश्ती से संबंधित है। उसके बाद में नाम आता है पूजा बत्रा का संबंध भी किससे है तो आप बताएंगे अभिनय से संबंधित है। उसके बाद में नाम आता है सुभाष घई और अशोक घई, दोनों भाई सुभाष घई और अशोक घई जिनका संबंध कहां से है तो आप बताएंगे रोहतक से जिनका संबंध है। और ये निर्माता और निर्देशक है। सुभाष घई और अशोक घई निर्माता और निर्देशक जिनका संबंध कहां से है भैया तो आप बताएंगे जिनका संबंध रोहतक से है। ममता खरब है, ये हॉकी से संबंधित है। भैया आपसे पूछे तो हॉकी से बता देना, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट थे, ये सभी पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद में नाम आता है मनोज कुमार। कहाँ? मनोज कुमार का संबंध भी किससे है तो आप बता देना, मनोज कुमार का संबंध भी अभिनय से है। मनोज कुमार का संबंध भी किससे है? अभिनय से है। किसका? मनोज कुमार का। उसके बाद में नाम आता है केपी कौशिक। लास्ट पॉइंट है भाई, केपी कौशिक। और केपी कौशिक जिसका संबंध है संगीतकार। केपी कौशिक जो संगीतकार है, इनका संबंध संगीत से है। और ये कहाँ से है? रोहतक से। मैं आशा करता हूं कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट आपको समझ में आया होगा। और यहां तक जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट को देख रहा है, अंत तक जिसने रोहतक डिस्ट्रिक्ट देखा है, उसको भाई साहब अच्छा खासा बनता है। कहने का मतलब उसके लिए स्पेशल हमारे दिल में जगह है जिसने रोहतक को एंड तक देखा, अंत तक देखा है। जो भी रोहतक को एंड तक देख रहा है उन सभी से एक अपील है, जो अब भी हमारी वीडियो को देख रहा है उन सभी से अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। जितने शेयर करेंगे उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। लेकिन आपके लिए पूरा कोर्स फ्री था, फ्री है और फ्री रहेगा। तो आपसे एक अपील है, रिक्वेस्ट है कि आपके लिए तो बिल्कुल कोर्स फ्री है, लेकिन आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं और कुछ यूट्यूब वगैरह के माध्यम से हमारा भी सोर्स चलने लगे। तो आप सभी हमारे साथ में जुड़े हैं, आपने टाइम दिया है, आपने सहयोग किया है,
इससे आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय जवान और जय किसान और जय हरियाणा। धन्यवाद।